नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके भूगोल का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वह गोलाकार नहीं है। ठीक है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? और इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ग्लोब देखने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं इस ग्लोब को। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको ये जो चित्र नज़र आ रहा है, यह ग्लोब का चित्र है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर हमारी जो पृथ्वी है वह कैसी है, थोड़ी सी चपटी है। तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे हैं? देखिए, ये जो है ये उत्तरी ध्रुव है और ये जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से ये जो पृथ्वी है थोड़ी सी चपटी हुई है। ठीक है, और मध्य से यानी यहाँ से ये थोड़ी सी उभरी हुई है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी हमें पृथ्वी को समझना हो तब हमें ग्लोब को देखना चाहिए, क्योंकि ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट ग्लोब भी हो सकते हैं जो जेब में रख सकते हैं, जिसे हम वो जेब में पॉकेट में रखने योग्य होते हैं। ठीक है, गुब्बारे जैसे भी ग्लोब पाए जाते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें ले जाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ग्लोब जो है वह स्थिर नहीं होते। ठीक है, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या फिर एक लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब में देशों को, महाद्वीपों को उनके सही आकार में, सही अनुपात में, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा सही होगा, दिखाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन जो है वह करना दोस्तों कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? ग्लोब को ही ले लीजिए। यदि हमें इसमें किसी स्थान की स्थिति बतानी हो तो हम किस तरह से बताएंगे? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी स्क्रीन आपके सामने जूम इन कर देता हूँ। हमें एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी समझाने के लिए। ओके, अब देखिए, मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ये 5 लाइनें हैं। ठीक है, इस लाइन का नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, ये है 4 और ये है 5। ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और 5वीं लाइन है। इसमें से आपका जो घर है वो है दूसरी लाइन में। ठीक है, अब आपके कोई परिचित रेलवे स्टेशन पर आए आपसे मिलने, उन्होंने आपको संपर्क किया, पहली बार वो आपके शहर में आ रहे हैं। उन्हें ये तो पता है कि इन 5 लाइनों में से किसी एक लाइन में आपका घर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी वो लाइन है जहाँ पे आपका घर है। तो उन्होंने आपको कॉल किया, आपसे पूछा, तो आपने उनको बताया कि अंकल दूसरी लाइन में हमारा जो है घर है। ठीक है, अब ये व्यक्ति आ गए भैया दूसरी लाइन में। ठीक है, अब दूसरी लाइन में आने के बाद इन्हें क्या घर मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे घर होंगे, सिर्फ आपका घर ही नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आपको यहाँ पे खड़ी लाइनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके पहले लाइनें आड़ी थी, अब ये कुछ खड़ी लाइनें हैं। ठीक है, इनको नाम दे दीजिए अ, ब, स और द। अब आप उनसे कहेंगे कि आपका जो घर है वो 2B में है, यानी यहाँ पे। तो आड़ी और खड़ी लाइन की सहायता से वो बिल्कुल आपके घर पे आ जाएंगे, एग्जैक्ट पहुँच जाएंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको समझ में आया कि यदि हमें किसी बिंदु की लोकेशन यानी उसकी स्थिति का अवलोकन करना है, पता लगाना है, तो हमें आड़ी और खड़ी लाइनों की आवश्यकता पड़ती है।
है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं किताब में और इसे अच्छे से किस तरह से समझाया गया है ना। ये एक उदाहरण था जो मैंने अभी आपको बताया ताकि आपको स्थिति क्लियर हो सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। अभी मैंने आपको चित्र में बताया था कि उत्तर ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है और ना ही ऐसी कोई लाइन है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है दोस्तों, जो क्या करती है, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आइए इसे भी विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस रेखा को कहा जाता है विषुवत वृत्त। ये देख पा रहे हैं आप, ये विषुवत वृत्त है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है ये एक गोला है ना। ऐसा मान लीजिए कि यह एक गोला है, क्योंकि यह गोल है, लगभग गोल है ना। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है, यानी जियोइड कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त इस गोले को दो आधे आधे भागों में बांट देती है। ठीक है, तो आधे गोले को कहा जाता है क्या, गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध कहा जाता है। तो ये विषुवत वृत्त उत्तरी ध्रुव की ओर जो आधा गोला है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो दक्षिणी यानी कि नीचे की ओर है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इतना ही नहीं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, या फिर आपने डिग्री भी सुना होगा, हिंदी में इसे अंश कहते हैं। ठीक है, आइए और समझते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो विषुवत वृत्त है ये 0 अंश के अक्षांश को यानी कि समांतर रेखा को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो ध्रुव हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उत्तर और दक्षिण ध्रुव जो हैं, उनके बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। इसलिए इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसका पूरा मान हो गया 360 अंश। ठीक है, अब ये विषुवत वृत्त हो गया। इसने क्या किया, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी को जो है बांट दिया। तो ये 90-90 अंश हो गए। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो 90 अंश का कोण बन रहा है, ऊपरी बिंदु, ये उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है, और ये नीचे वाला जो है ये दक्षिणी को। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अक्षांश क्या होते हैं, ध्रुव क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को, विषुवत वृत्त के उत्तर के यानी ऊपर की तरफ सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है।
तथा विषुवत के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा कौन सी, उत्तर या दक्षिण, इसको भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर के उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका में है, उसमें बेलो हॉरिजॉन्ट दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। ठीक है, लेकिन चंद्रपुर जो है वो विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, यानी ऊपर की तरफ है ना, उत्तर में स्थित है, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो है वो विषुवत वृत्त के 20 अंश यानी कि नीचे दक्षिण में स्थित है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मान एक ही है, 20 अंश है, लेकिन अक्षांश का ये समान मान अलग अलग दिशा को इंगित करता है, बताता है। ठीक है, चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता चला जाता है, यानी ये जो अक्षांश है ये छोटे होते चले जाते हैं। ध्यान से देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृत्त जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। विषुवत वृत्त को देखिए, ये कितना बड़ा है, इसके बाद वाले को देखिए, ये इससे छोटा है, ये और छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, है ना। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो है महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये मैं आपको चित्र से समझाता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको इसको चित्र से बता पाऊँगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको भी सरलता से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो है ये विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री पे यानी कि 0 अंश पर स्थित है। ठीक है, यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रहा है। एक गोलार्ध है उत्तरी और एक है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी यानी ये वाला, दक्षिणी यानी ये वाला नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 23.5 अंश उत्तर में जो है ये जो रेखा गई है इसको नाम दिया हुआ है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बाद में 66.5 उत्तरी अंश पर जो है वो है क्या? उत्तर ध्रुव व्रत। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? उत्तर ध्रुव व्रत। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, नीचे 23.5 अंश पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपको दिखेगी मकर रेखा, और नीचे 66.5 डिग्री पे जो है 66.5 अंश पर ये है दक्षिणी ध्रुव व्रत, है ना। आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का ये जो पूरा का पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं ये है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में जो ये बेल्ट आप देख रहे हैं ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। आइए इनको और विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इन्हें ये नाम क्यों दिए गए हैं, क्या कारण है इन्हें ऐसे नाम देने के पीछे, और इनका क्या अर्थ होता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, अभी मैंने आपको बताया था कर्क रेखा कहाँ है और मकर रेखा कहाँ है ना, ये दोनों 23.5 अंश पर स्थित है ना, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच
वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम बना रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मैंने आपको बताया था अभी, है ना, अलग अलग नाम। तो कर्क रेखा को आप इमेजिन कीजिए कहाँ है चित्र में, और मकर रेखा को, इसके बीच का जो हिस्सा है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तापमान मध्यम बना रहता है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, या ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब हमारे सामने है एक महत्वपूर्ण हेडलाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है देशांतर क्या है। आइए समझते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको एक उदाहरण से बताया था कि हमें किसी बिंदु की स्थिति का पता करने के लिए आड़ी एवं खड़ी दोनों लाइनों की आवश्यकता होती है, दोनों रेखाओं की। तो अभी जो है हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, जो कि समांतर रेखाएं हैं। इन्हें हम आड़ी रेखाओं के रूप में देख सकते हैं पृथ्वी पर। अब हम देशांतर यानी खड़ी रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं, इन्हें देशांतर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलग अलग देशों के बीच में समय में आने वाले अंतर को बताती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है देशांतर। आइए और अच्छे समझते हैं। ये जो चित्र है, इसमें आप जो रेखाएं देख रहे हैं, खड़ी रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाएगा, ठीक है, कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देशांतर के अंश भी लगभग वैसे ही हैं जैसे कि हमने अक्षांश के अंश पढ़े थे, 0 से लेकर के आगे तक, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती चली जाती है। ये आधा वृत्त है ना, अर्धवृत्त है। और ध्रुवों के ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उनके बीच की दूरी जो है वो घटती चली जाएगी, है ना। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे जैसे रेखाएं ऊपर जा रही हैं, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। उम्मीद है मुझे कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर 0 हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। देशांतरीय याम्योत्तर यानी इन खड़ी रेखाओं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश में ऐसा नहीं होता, अभी हमने देखा था, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकोषीय वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 अंश देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 अंश याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, एक पूर्वी गोलार्ध एवं एक पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, विभक्त करते हैं, ठीक है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि विषुवत वृत्त उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटता है। तो ये प्रमुख याम्योत्तर को आप देख पा रहे होंगे, ये प्रमुख याम्योत्तर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखते हैं और हमें किसी भी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये उसी उदाहरण की तरह है जो मैंने आपको बताया था। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको उदाहरण बताया था ये बना के, है ना। यहाँ पे जो आड़ी 5 लाइनें हैं उनको नाम दे दिया क, ख, ग, घ, और उसके बाद में जो खड़ी लाइनें हैं इनको नाम दे दिया 1, 2, 3 और 4। अब अगर हमें अ बिंदु का पता लगाना है तो हम कह सकते हैं कि यह 1 अंश ख पर स्थित है। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने पता लगा लिया। तो इस तरह से जो है हम किसी भी स्थिति का अवलोकन, स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो बारी आती है देशांतर और समय की। तो आइए इसको भी ध्यान से समझते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। कौन कौन? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। कौन? सूर्योदय। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। मान लीजिए कि ये जो है पृथ्वी है और ये जो है प्रमुख याम्योत्तर देशांतर है। ठीक है, अब जो पूर्व की ओर है उसका समय आगे होगा और जो पश्चिम की ओर है उनका समय जो है वो कैसा होगा? पीछे होगा। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम में ढलता है। ठीक है, तो चूंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है इसलिए ऐसा होगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है। 24 घंटे में 360 अंश अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम जाती है, इसलिए वो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री के पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, ठीक उसके 15 डिग्री बाद, 15 अंश बाद में। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ग्रीनिच, ठीक है, यहाँ पे जो ये प्रमुख याम्योत्तर देशांतर आप देख रहे हैं। अब यहाँ से 15 डिग्री अगर आगे बढ़ते हैं तो 1 घंटा कवर हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ जो भी समय होगा उससे 1 घंटा आगे का समय यहाँ बज रहा होगा, यानी कि अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 1 बजेगा। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश पश्चिम का समय जो है वह क्या होगा, कैसा होगा? वहाँ पर 11 बजे होंगे, क्योंकि वो ठीक 1 घंटा पहले होगा, पीछे होगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली। अब जो है हम बात करते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो देखिए, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। अब भारत में ही देखिए, भारत में ही जो है गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का जो है अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो हमारे भारत देश का जो मानक समय है वो इससे माना जाता है, जो 82.5 अंश पूर्व में याम्योत्तर रेखा स्थित है। ठीक है, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से गुजरात से और ये जो है डिब्रू, यहाँ के बीच का जो अंतर है समय का वो कितना है? 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है,
मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, इससे समझते हैं। लिखा है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे से शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 अंश और 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस को ले लीजिए, यानी रशिया को। वहाँ पे 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहली बार कई सारे नए शब्द आपने सुने होंगे, पहली बार कुछ अवधारणाओं को आपने इस अध्याय में सुना होगा। इस कारण से हो सकता है कि शुरू में यह आपको परिचित महसूस ना हो, लेकिन इसके बावजूद यदि आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो सारी की सारी जो अवधारणाएं हैं जो मैंने समझाई है वह एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करेंगे, शेयर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।